हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने सैटरडे को यानी कि एक दिन पहले की बात बता रहे हैं, उस दिन हम आप लोगों के लिए जो आपकी एलोरा गुफा है उसकी संपूर्ण जानकारी हमने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी थी एक एक करके। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में सारी जानकारी हमें आप लोगों को दे दी थी। आज जो आपके लिए नई गुफा हम लेकर के आए हैं उसका नाम है एलिफेंटा गुफा। ये बहुत ही मोस्ट है आपके लिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछना है एग्ज़ाम। वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम होगा आपका, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे इत्यादि जो भी आपकी आर्ट से संबंधित जो कोर्स पेपर आते हैं कंपटीशन के, उसमें सब में यहाँ से क्वेश्चन फुटअप होता ही होता है। अब ये कौन सा आता है, उसकी सारी संपूर्ण जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही शॉर्ट में हम बता रहे हैं जो चीज़ें बहुत ही मोस्ट हैं। ठीक है, जो चीज़ें बहुत ही मोस्ट हैं वो चीज़ें हम बता रहे हैं। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा गया है स्थित। ठीक है, यहाँ पे जो स्थित की बात हम कर रहे हैं, कहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसका समय आप लोगों नोट कर लीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ है 8वीं सदी से या 11वीं सदी ईस्वी, 8वीं सदी या 11वीं सदी इसका समय एलिफेंटा गुफा का। ठीक है, अब हम स्थित की बात कर लेते हैं। स्थित जो हमारी है वो एलिफेंटा की गुफा मुंबई ऑफ गेटवे से लगभग 6 मील दूर, यानी कि 10 किलोमीटर। 6 मील का मतलब होता है 6 मील में 10 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, 6 मील दूर या 10 किलोमीटर दूर एक टापू पर स्थित है। मुंबई ऑफ गेटवे से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक टापू पर ये जो गुफाएं हैं स्थित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसको कहते हैं टापू का वास्तविक नाम जो था या नाम है उसको कहते हैं धारापुरी। जिस टापू पर ये गुफाएं बनी हुई हैं, एलिफेंटा की गुफाएं जो बनी हुई हैं, उसका नाम है धारापुरी। ठीक है, धारापुरी था, कुछ भी कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे लिखा गया है गुफा के बाहर एक विशाल हाथी की प्रतिमा होने के कारण, जो गुफाएं हैं उस टापू पे, उसके बाहर एक विशाल प्रतिमा है हाथी की। उसके होने के कारण पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा नाम दिया। पुर्तगाली आज से कई साल पहले आए थे। ठीक है, उन्होंने इसी की वजह से यहाँ पे इस गुफा के बाहर जो है हाथी की प्रतिमा बहुत विशाल बनी थी, इसीलिए इसका नाम जो पड़ गया एलिफेंटा, यानी कि एलिफेंट कह सकते हैं लेकिन एलिफेंटा गुफा कहने लगे थे। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका नाम एलिफेंटा नाम पड़ गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं चौथे नंबर पे। यह हाथी की प्रतिमा अब इस समय जो है, देखो एक चीज़ बता दें, ये गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई आप गेटवे ऑफ इंडिया जानते हो, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया जो है, मुंबई ऑफ गेटवे। ठीक है, वो आपका मुंबई ऑफ गेटवे मुंबई में ही होगा। अब मुंबई में जब होगा तो वहाँ का जो भी के साक्ष्य या जो भी आपके अवशेष या जो भी मूर्तियाँ इत्यादि जो होंगी वो वहीं के संग्रहालय में संग्रहित की गई होंगी। तो ये चीज़ लिए कन्फ्यूज मत हो जाएगा कि इतना एक पॉइंट याद कर लीजिए कि ये गुफाएं जो हैं मुंबई ऑफ गेटवे से लगभग 6 मील दूर, यानी कि 10 किलोमीटर एक टापू पर स्थित है। ठीक है, तो ये तो स्थित की बात हो गई। इसमें 2 क्वेश्चन के आंसर छुपे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के एक ही में आंसर छुपे हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है गुफा के बाहर एक विशाल हाथी की प्रतिमा होने के कारण पुर्तगाल ने एलिफेंटा नाम दिया। ठीक समझ गए, ये तो समझने की बात है ही, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। लेकिन चौथे नंबर पर पॉइंट लिखा है कि यह हाथी की प्रतिमा अब प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में है, यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई संग्रहालय एक हमारा है वहाँ का, जिसमें किसी भी पुरातत्व विभाग या पुरातात्विक चीज़ें जैसे कि वहाँ के अवशेष जो भी होते हैं उस संग्रहालय में रखे जाते हैं। तो वो अब जो है प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात है नहीं। जो अगर पहला आपको पता है पॉइंट स्थित की कि एलिफेंटा की गुफा जो है मुंबई ऑफ गेटवे के में है,
तो समझ जाइए कि ये मुंबई में ही कोई संग्रहालय है जिसका नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक, उसी संग्रहालय में यहाँ के साथ जो हैं संग्रहित करके रखे गए हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला हम देखते हैं, नंबर 5 पे लिखा गया है कि यह गुफाएं पूर्णतः शिव को समर्पित हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है ये गुफाएं जो हैं पूर्णतः शिव को समर्पित है। मतलब कहने की है कि यहाँ पे जितने भी चित्रकारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं वो सबकी सब शिव से संबंधित, यानी शिव के आकारों, शिव के संबंधित सब के सब चित्र बनाए गए हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, इसलिए इसको शिव से संबंधित मानते हैं, यानी कि हिंदू धर्म से ही संबंधित ये गुफा मानी जाती है। अगला आपका जो है यहाँ पे देखते हैं, लिखा गया है गुफाओं का समय। लिखा है गुफाओं का समय। तो इसमें पहला पॉइंट है, इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शती के वाकाटक राजाओं से लेकर, ठीक है, वाकाटक राजाओं से लेकर चालुक्य काल, राष्ट्रकूट काल तथा 10वीं शती के कलचुरी काल शासकों तक माना जाता है। ये पॉइंट समझिए, इन गुफाओं का जो निर्माण कार्य हुआ है, समय जो है वो हम बता देते हैं, समझ लीजिए। 5वीं शती के वाकाटक, जो 5वीं शती में, उसमें 5वीं शती में चल ही रहे थे वाकाटक, उसमें वाकाटक राजाओं का राज्य चल रहा था। उसके बाद चालुक्य काल आया, उसमें भी इसका कार्य हुआ। उसके बाद राष्ट्रकूट काल का आया काल, उसमें भी इस गुफाओं का निर्माण कार्य और चित्रकारी कार्य हुआ। उसके बाद 10वीं शती के, इसीलिए हमने लिख दिया था 8वीं से 11वीं शती ईस्वी, ठीक है, और 10वीं शती के कलचुरी काल शासकों के ने तक माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि चारों कालों में यहाँ पे चित्रकारी और निर्माण कार्य किया गया। ठीक है, ये आपका नंबर 1 पे पॉइंट है, गुफाओं का समय। अगला हम देख सकते हैं, प्रतिमाओं के विश्लेषण के आधार पर इन्हें कलचुरी शासकों द्वारा 10वीं शती में बनवाया माना जाता है। अब जो वहाँ पे प्रतिमाएं बनी हो हम आपको आगे बताएंगे, उसके आधार पर भाई विद्वान लोगों का मत है कि सबका मत खंडित करके जो बताया गया है वो बताया गया कि इन्हें कलचुरी शासकों द्वारा 10वीं शती में बनवाया माना जाता है। क्योंकि कारण ये है कि सबसे लास्ट का जो शासक होता है ना, उस ज़्यादा निर्माण कराता है। कोई हो, शुरुआती दौर पे क्या होता है, नींव बनती, दीवार बनती है, उसके बाद छत बढ़ती है, उसके बाद प्लास्टर होता है, उसके बाद फर्श लगती है, टायर लगते हैं, डेकोरेशन होता है। तो लास्ट में जो होता ना शासक, जो लास्ट में कोई भी हो, जो उसका आगे वाला जनरेशन में जो भी हो, तो उसी का नाम दिया गया है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कलचुरी शासकों द्वारा भी 10वीं शती में बनवाया माना जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो भी कार्य हुआ है गुफाओं के जो भी अंदर कार्य हुआ है गुफाओं के अंतर्गत, ठीक है, तो वो सारी की सारी कलचुरी काल के शासकों में 10वीं शती में माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ज़्यादातर। तीसरा पॉइंट लिखा गया है, किंतु अधिकांश विद्वान गुफाओं की रचना को देखते हुए 8वीं शती में राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए मानते हैं। अब ये दोनों पॉइंट समझ लिए, 2 और 3, अब हम समझा देते हैं। अब हमको 2 नंबर का पॉइंट हमको पहले समझाएं, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन आप समझ लिए। देखिए यहाँ पे प्रतिमाएं मिली हैं, कुछ प्रतिमाएं जैसे हमने अभी आपको हम बताएंगे आगे चल के, यहाँ पे शिव से संबंधित गुफाएं हैं, और यहाँ पे कुछ प्रतिमाओं मिली हैं जिनके आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कलचुरी शासकों ने बनवाया है 10वीं शताब्दी में। ठीक है, और कुछ अधिकांश विद्वान, तीसरे पॉइंट में लिखा है, अधिकांश विद्वान गुफाओं की रचना को देखते हुए, मतलब गुफाएं जो बनी है वहाँ पे उसको देखते हुए 8वीं, ठीक है, उसको देखते हुए 8वीं शती में राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए मानते हैं। अब दोनों मत अलग अलग, अगर प्रतिमाओं को देखेंगे तो कलचुरी शासकों द्वारा, और अगर गुफाओं की रचना को देखेंगे तो 8वीं शती। इसीलिए इसका समय जो है 8वीं शती या 11वीं शती रखा गया है। आपको पहले बता दिया है, एलिफेंटा गुफा के आगे लिखा गया है। दोनों समय आपके सही हैं और अलग अलग मत हैं विद्वानों के, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। 8वीं शती भी आ सकता है और 11वीं शती भी पूछा जा सकता है, तो दोनों सन ये सही हैं। ठीक है, कुछ प्रतिमाओं के आधार पर 11वीं शती सही है, कुछ आपके जो है गुफाओं की रचना को देखते हुए 8वीं शती रखा गया, क्योंकि गुफाओं की रचना देखो सबसे पहले होगी। हमेशा याद रखिएगा, किसी के घर को बनाने के लिए सबसे पहले नींव का पूजन होता है। नींव पूजन होने के बाद उसकी दीवार बनती है और घर बनता है।
अब उसके अंतर्गत अगर कोई चित्रकारी करता के तो बाद में होता है। जैसे मान लीजिए किसी का मकान बन रहा है, तो 2020 में मकान बन के तैयार हो गया, तो उसको कहेंगे गुफाओं की रचना, यानी कि मकान की रचना हो गई। ठीक है, तो वो पहले हुआ, उसको देखते अगर देखेंगे तो 4 साल पुराना लगेगा ही लगेगा, तो उसको हम पहले का मान लेते हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या कहा, कुछ विद्वान ने इसको गुफाएं जो बनी थी उसकी रचना के अनुसार उसको पहले माना कि गुफाएं जो बनी थी वो 8वीं शती में बनी थी। ठीक है, लेकिन प्रतिमा जो बनी, यानी कि अब मान लीजिए मकान बन गया, उसके अंतर्गत जो भी हम डेकोरेशन करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं या कहीं पे चित्रकारी करवाते हैं, दीवारों पे बहुत सारे डेकोरेशन करवाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि मकानों के अंदर जो डेकोरेशन होता है ना, वो मकान बनने के बाद ही होता है। तो उसी तरीके गुफाओं में भी हुआ कि गुफाएं पहले बनाएगी और डेकोरेशन यानी कि वहाँ में मूर्तियाँ बाद में बनाएगी। तो दोनों का समय सही है, किसी में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। सबसे पहले गुफाओं का निर्माण हुआ यानी कि 8वीं शती में। दोनों मत यहाँ पे सही हैं, 2 भी और 3 भी। तो 2 में ये हुआ ये कि आपके कल्चुरी शासकों ने यहाँ पे ज़्यादातर मूर्तियों का निर्माण कराया। ठीक है, वो 11वीं शती हो गया। और दूसरा चीज़ है जो तीसरे पॉइंट पे लिखा है, अधिकांश विद्वान जो गुफाओं का रचना यानी गुफाओं की निर्माण कार्य उसको मानते हैं 8वीं शती ईस्वी। तो समझ लीजिए कि गुफाएं पहले बनी थी, उसके बाद ही देखो गुफाओं के बनने के बाद ही यहाँ पे कुछ हो सकता है। अब पहाड़ों पे तो नहीं बना सकते हैं, कमरा बनाएंगे, पहाड़ों को काटेंगे, उसके बाद ही तो कुछ होगा। तो समझ लीजिए, तो पहले आपका जो हुआ वो आपका 8वीं शती में क्या हुआ, राष्ट्रकूट जब उसमें चल रहे थे, राष्ट्रकूट का शासनकाल, उन्होंने इस गुफाओं का निर्माण कार्य करवाया, ना कि चित्रकारी कराई। दूसरा जो आपका पॉइंट जब लिखा गया है प्रतिमाओं का विश्लेषण का, प्रतिमाएं जो बनाएगी वहाँ पर प्रतिमा जो बनी हुई है वो 11वीं शती में बनाएगी, जो उसमें का शासनकाल कल्चुरी शासकों का चलता था। लास्ट वाला जो शासक है उसने यहाँ पे मूर्तियों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हम बता दिए, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ से जो अब हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे हमने बताया ना मूर्तियों के आधार पे, तो अब मूर्तियों के आधार पे हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली हैं, कौन कौन से चित्र मिले हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो महेश मूर्ति, महेश मूर्ति सभी लोग जानते हैं, इससे संबंधित है, महेश उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति के नाम से ठीक है, त्रिमूर्ति नाम से भी लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं। 18 फीट की है, जिसका प्रत्येक सिर 6-6 फीट का है। हर एक जो सिर इनका है त्रिमूर्ति में, जो शिव जी का है, वो 6-6 फीट का माना गया है। ठीक है, जिसमें 3 शिष्य के रूप बताए गए हैं। अब तीनों सिरों में तीनों शिष्य के नाम हैं। एक का नाम देखो, शिव जी के जो महेश की त्रिमूर्ति है उसमें 3 ही मुख हैं। अब तीनों मुखों के नाम अलग अलग हैं। पहले का नाम है संहारक, दूसरे का नाम पालक और तीसरे का नाम स्त्री। ये याद रखिएगा, ये नोट भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा भी जा सकता है कि महेश मूर्ति कितनी ऊंची है, 18 फीट की है। प्रत्येक जो सिर है कितने फीट का है, वो 6-6 फीट के हैं दोनों तीनों सिर। और इसके 3 शिष्य जो बताए गए हैं वो संहारक, पालक और स्त्री, तीनों मुख के नाम हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्राप्त यहाँ से चित्र जो है वो है आपका पहला शिव तांडव। ये चित्र मिले वहाँ से, शिव तांडव, गंगाधर शिव दूसरा चित्र है, तीसरा चित्र शिव पार्वती विवाह, चौथा चित्र आपका है लकुलिश शिव, और पांचवा आपका है अर्धनारीश्वर, और छठा आपका है रावण द्वारा क्षमा याचना। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं 7वें नंबर पर लिखा है रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए, या ऐसे कह सकते हैं रावण द्वारा कैलाश को पर्वत हिलाते हुए। तो ये सारे के सारे जो चित्र बनाए गए हैं इन एलिफेंटा गुफाओं के अंदर, ठीक है, वो के सब संबंधित किससे, शिव से। अब यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें नोटिस करा दें, वो याद रखिएगा। एलिफेंटा की गुफाएं 8वीं शती से 11वीं शती मानी जाता है। ठीक है, नाम इसका वास्तविक क्या था, धारापुरी था। ठीक है, मुंबई ऑफ गेटवे से 10 किलोमीटर दूर है। विशाल हाथी की प्रतिमा मिलने के कारण इसको एलिफेंटा कहा गया है। इसके जो भी अवशेष मिले हैं वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। ठीक है, और ये पूर्णतया सभी जो चित्र हैं और प्रतिमाएं जो हैं वो शिव को समर्पित हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म की संबंधित गुफाएं पाई गई। ठीक है, इसके अलावा आपका याद करने की नहीं है, आपको हम 60 में याद करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, इन गुफाओं का निर्माण हमने बता ना, इन गुफाओं का निर्माण जो हुआ था पहले हुआ होगा, यानी कि 8वीं शती में हुआ।
और कल्चुरी काल में इनका जो है क्या हुआ, चित्रकारी यानी कि वहाँ पे प्रतिमाओं का निर्माण कार्य किया गया। ठीक है, उसके अंतर्गत ये चित्र हैं, प्रतिमाएं। इससे ज़्यादा आप लोग फालतू की चीज़ें टेंशन लेते हो जिससे आप लोगों को याद नहीं होता। देखिए, याद करने का तरीका किंतु परंतु इत्यादि चीज़ें नहीं याद की जाती। आपको मेन पॉइंट याद करना है, कहाँ पे स्थित है, कितना समय है, कितनी चीज़ें यहाँ से मिली हैं, किसके समय में क्या हुआ है, बस इतना याद रखिए। इसके अलावा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अब पढ़ोगे पूरा, हम पढ़ ले मान लो, या इन गुफाओं का, अरे हम तो जानते हैं इन गुफाओं का निर्माण वही किसी 5वीं शती के वाकाटक राजाओं से लेकर के कल्चुरी काल के शासकों तक हुआ। तो सीधे मान सकते हैं हम इसे कि यहाँ पे 8वीं शती में जो हुआ था उस गुफाओं का निर्माण हुआ होगा सबसे पहले। याद रखिए, 11वीं शती में क्या हुआ, वहाँ पे निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद वहाँ पे चित्रकारी ही की जाएगी। भाई जिस किसी का घर अगर बन रहा है तो सबसे पहले घर ही बनाया जाएगा ना, उसके बाद उस घर की जो है डेकोरेशन की जाएगी, प्लास्टर वगैरह, टाइल वगैरह, और उसमें मूर्तियाँ वगैरह, फोटो वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो बाद ही में होगा ना। तो 11वीं शती में जो है कल्चुरी काल, काल याद रखिएगा, कल्चुरी और उधर आपका जो है वाकाटक। ठीक है, तो हम हर एक क्लास को आपको आगे से लेकर के एक एक पॉइंट समझाएंगे जिससे आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट न रह जाए। ठीक है, जिससे आप लोगों को बिना याद करे आपको याद हो जाए। और हमने आज बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। आने वाली जो अगली क्लास होगी आपकी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, अब यहाँ तक कि आपकी जितनी भी गुफाएं थी वो हमने समथिंग आप लोगों को पढ़ा दी है। ठीक है, अब आपका जो आएगा नया चैप्टर वो आपकी शैलियों से संबंधित होगा। इतनी ही गुफाओं से आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हमने सारी आपकी गुफाएं हमने पढ़ा दी हैं। आप लोग, उम्मीद हमें यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, नोट भी कर रहे हो। तो लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और लोगों को जुड़वाइए। और आने वाली नई क्लास तक के लिए, तब तक के लिए सभी को हमारा राधे राधे।